हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सीखा था और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आज हम लोग क्या सीखेंगे? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस क्या है। देखो ऐसा है, दोनों में वैसे कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम आंसर बताता है जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से जब हम आंसर निकालते हैं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और उसे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, देखते हैं क्या है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूज इन द क्वेश्चंस वेयर n इज़ वेरी लार्ज नंबर, से n इक्वल टू 100। देखो अगर n की वैल्यू 100 होगी तो क्या ऐसे क्वेश्चन जिनमें n की वैल्यू 100 है हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं? देखते हैं। In that case, binomial distribution is not possible because by using the formula of binomial distribution का formula क्या होता है? p raised to power r, pr is equal to ncr, p raised to power r, q raised to power n minus r। ये फार्मूला है। अब अगर हम ये वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं कि n की वैल्यू 100 और r की वैल्यू से 27 है, तो P27 की वैल्यू क्या बनेगी? 100 C 27, P की पावर 27, Q की पावर 100 माइनस 27। चलो पावर 27 और 73 तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो 100 C 27 है दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट फ्रॉम नॉर्मल कैलकुलेटर। इसकी वैल्यू फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समझ आ गया? हेंस हमने ये कंक्लूजन निकाला है, when n is a large number then we should use Poisson distribution। तो Poisson distribution कब यूज़ करना है? अगर n की वैल्यू बड़ी है तो Poisson distribution यूज़ करेंगे, छोटी है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये Poisson distribution का फॉर्मूला क्या है और इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी की कैसे निकालते हैं इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस का फॉर्मूला है e रेज टू पावर माइनस m रेज टू पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। अब देखते हैं कि ये E M और R क्या है। देखो सबसे पहले इसमें हमने N की वैल्यू देखी। N का मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल, थ्रोज, टॉसेज एटसेट्रा। ठीक है, कि कॉइन को कितनी बार टॉस किया, डाइस को कितनी बार थ्रो किया, या कार्ड कितनी बार हमने ड्रॉ किया एटसेट्रा। P है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो किस चीज़ को हम सक्सेस मानेंगे? जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज कॉल्ड P। और इसमें ना Q की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, नो नीड ऑफ द वैल्यू ऑफ Q। याद है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तो Q भी आता था। देयर इज नो नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। P के बाद हम R लिखेंगे, R इज द नंबर ऑफ सक्सेस। तो इसमें एक नया वेरिएबल और आ रहा है M। तो M की वैल्यू क्या है? M इज इक्वल टू है द प्रोडक्ट ऑफ n एंड p। तो m जो है n और p के प्रोडक्ट के बराबर है। तो जितना भी हमें n दिया होगा, हमें ना इसमें अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि n की वैल्यू को कोई यूज़ ही नहीं होता इस मामले में। n की वैल्यू और p की वैल्यू जो गिवन होगी दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, और उससे जो आंसर आता है उसको हम m लिखते हैं। और कुछ बुक्स में इसको लैम्डा भी लिखा होता है, उल्टा करके y डाल देना। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू n इंटू p। तो फिर फॉर्मूले में भी बुक्स के अंदर यहाँ m की जगह लैम्डा लैम्डा आ जाता है। अच्छा, ठीक है, तो हमें n की और p की वैल्यू इंडिविजुअली यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। n और p का प्रोडक्ट निकाला दैट इज कॉल्ड m, और m की वैल्यू आ गई n इंटू पी। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू हमें 100 दी है, p 0.02 है और हमें पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है इसका। तो सबसे पहले तो हमने n p वगैरह की वैल्यू निकाली, वो तो हमें गिवन ही है, n 100 है, p 0.02 है। तो पहले हमने m की वैल्यू निकाली, n इंटू पी, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 100 इंटू 0.02 सिर्फ 2 बन गया। तो m की वैल्यू आ गई 2। तो देखा ना, इसकी यही खासियत है कि हमें बड़े वाली n की वैल्यू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस n को हम p से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो उनका प्रोडक्ट आता है सिर्फ वही फॉर्मूले में यूज़ होता है 2। अब फॉर्मूला मैंने एक बार दोबारा लिख दिया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इक्वल टू e की पावर माइनस m की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो सक्सेस निकालते हैं।
ई की पावर -2 2 रेज टू पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल। 2 रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू ई रेज टू पावर -2 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं है कि ई क्या है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ साथ ही, वेयर ई इज ए कांस्टेंट नंबर E is a constant number and इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है 2.718। जैसे देखो आप लोगों ने पाई की वैल्यू भी सीखी होगी ना, पाई भी एक कांस्टेंट होता है, 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं उसकी हम। ऐसे ही E भी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है और E की वैल्यू होती है 2.718, दैट्स ऑल। तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा 2.718 की पावर -2। तो कैलकुलेटर से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आती है 0.1354। इसकी वैल्यू कितनी आई? 0.13536 आया, वैसे राउंड ऑफ करके 54 हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस की वैल्यू हमने निकाल दी। अब इसी तरह से हम 1 सक्सेस 2 3 4 5 जितनी मर्जी हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द सेम फार्मूला। तो आपने दोनों फार्मूलों को देखा, कंपेयर किया। यहाँ पर अगर n की वैल्यू 100 है तो हमें 100 ही यूज़ करना पड़ेगा। 100C27, 100C28, 100C40, 100C50, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ऑर्डिनरी कैलकुलेटर से निकालना पॉसिबल भी नहीं है इसको, ठीक है। और अगर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे तो आपके सामने है ये वाला फार्मूला, बहुत ही ज़्यादा आसान है। e रेज़ टू पावर -m इंटू m रेज़ टू पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। e एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है 2.718 और m जो है ये भी एक कांस्टेंट है, n और p का प्रोडक्ट, n और p को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज कॉल्ड m। एक एग्जांपल मैंने नीचे करके दिखाया है। इसमें मैंने सबसे पहले m की वैल्यू निकाली और उसके बाद p0 की वैल्यू निकाली। अब मैं आपको इसमें p1 की वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ। p1 की वैल्यू निकालेंगे e रेज़ टू पावर -2 2 रेज़ टू पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल। तो अल्टीमेटली e रेज़ टू पावर -2 और इंटू 2 हो जाएगा, यानी ये सेम आंसर 0.1354 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2708 आंसर आ जाएगा इसका। 0.2708 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस आ गया। इसके बाद मैं ये राइट साइड वाला पोर्शन बिठा रहा हूँ और यहाँ पर आपको बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। नोट कर लो फटाफट। इसके बाद सेम क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस निकाला, e रेज़ टू पावर -2 2 रेज़ टू पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। e रेज़ टू पावर -2 की वैल्यू आ गई 0.1354 इंटू 4 और अपॉन में 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 से कट के 2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.1354, ठीक है। सेम आंसर आया जितना प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का आया था। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस निकालते हैं। e रेज़ टू पावर -2 2 रेज़ टू पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल
0.1354 इंटू 8 अपॉन में 3 फैक्टोरियल वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। 2 से कटा 4 आ गया और 3 से भी इसको हम अभी काट देंगे। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 2708 2708। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1803। चेक करके देख लो बेशक आप। आगे देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस निकालेंगे। 0 1 2 3 4 e रेज टू पावर -2 2 रेज टू पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल 0.1354 इंटू 2 की पावर 4 आ जाएगा 16 और अपॉन में 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 से कटेगा तो 4 आया, 2 से कटेगा तो 2 आ गया। तो दिस इंटू 2/3 ठीक है। दिस इंटू 2/3 0903 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस निकालेंगे। e रेज टू पावर -2 इंटू 2 रेज टू पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल 0.1354 इंटू 2 की पावर 5 32 अपॉन में 5 फैक्टोरियल वैल्यू निकालेंगे 120 आ जाएगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 8 से कटा 4 और 8 से कटा तो 15। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। (0.0361) एक बार चेक करके देख लेते हैं। इंटू 4 अपॉन 15 0.03609 तो 09 की जगह मैंने 1 लगा दिया। ठीक है, 0.0361। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 के बाद 6 सक्सेस निकालेंगे। e रेज टू पावर -2 2 रेज टू पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल 0.1354 इंटू 2 की पावर 6 64 और अपॉन में 6 फैक्टोरियल 720 आ जाएगा। (0.0120) हो जाएगा ये। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 सक्सेस निकालेंगे। e रेज टू पावर -2 2 रेज टू पावर 7 अपॉन में 7 फैक्टोरियल 0.1354 इंटू 64 अपॉन में 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बता रहा हूँ कितना आंसर आएगा। (0.0034) चेक कर लेते हैं एक बार।
0034 सही आंसर आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 सक्सेस निकालेंगे। e रेज टू पावर -2 2 रेज टू पावर 8 अपॉन में 8 फैक्टोरियल 0.1354 इंटू 2 की पावर 8 उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैंने आंसर सही निकाला था। अच्छा 128 लेके निकाला था इसको। दिस इंटू 256 और 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी 40,320। (0.0008) चेक कर लेते हैं। (0.0086 आ रहा है वैसे, 9 कर लो बेशक। प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 e रेज टू पावर -2 2 रेज टू पावर 9 अपॉन में 9 फैक्टोरियल 0.1354 इंटू 512 अपॉन में 9 इंटू 40,320। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0002। चेक करके देख रहे हैं एक बार। (0.0019 आया वैसे, तो 19 को राउंड ऑफ करके हमने लिख दिया 2। ठीक है, ये भी हम मिटा देते हैं। बाकी का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 सक्सेस बन जाएगा e रेज टू पावर -2 2 रेज टू पावर 10 अपॉन 10 फैक्टोरियल 0.1354 इंटू 2 की पावर 10 अपॉन में 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 40,320। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू है, 9 निकालना था, इंटू 9 कर दिया और 10 में इंटू 10 और कर दिया। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 0 के बाद 4। कहने का मतलब अगर हम 4 डिजिट में लिखना चाहें तो उसकी वैल्यू 0.0000 ही हो जाएगी राउंड ऑफ करके 4 डिजिट में। तो हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू लगातार डिक्रीज होती चली जा रही है। अच्छा ठीक है, पहले 4 डिजिट में आंसर लिख रहे थे हम, ठीक ठाक आ रहा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 सक्सेस तक 4 डिजिट में आ गया, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 सक्सेस में ये 4 डिजिट में तो 0 ही आ गई और 5वें डिजिट का यूज़ करना पड़ा। सिमिलरली और आगे जाएंगे 11 12 13 14, तो ये और छोटा होते होते अभी 4 0 आई हैं, फिर 5 0 आ जाएंगी, 6 0 7 8 10, यानी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 सक्सेस का आंसर अगर हम निकालेंगे ना, तो आप लोग देखोगे कि कम से कम इसमें 15 जीरो आएंगी। 0.000000000000 फिर जाके कुछ आना शुरू होगा। तो बहुत ही छोटा आंसर है, इसको फिर हम अप्रोक्सीमेटली 0 ही मान लेते हैं। अच्छा समझ आ गया। वैसे तो अगर 4 डिजिट में लिखना चाहें तो ये भी हमारे लिए 0 के ही बराबर है। ठीक है, मैं एक मिनट आपको इनका टोटल करके दिखा रहा हूँ।
देखो अभी तक जो वैल्यू लिखी हैं इन सब का सम अगर हम निकालें तो ये 1.0002 आ गया। थोड़ा सा बड़ा इसलिए आ गया कि हमने ई की वैल्यू पहले ही राउंड ऑफ करके थोड़ी बड़ी लिखी थी, ठीक है, और उसके बाद सारे आंसर उसी वैल्यू से निकालते गए, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा ठीक कर रहा हूं इसको, ये 0.0360 कर दो और इसे 0.033 कर दो। अब ये 1.0000 हो गया। अच्छा, थोड़ा राउंड ऑफ करने पर थोड़ा बड़ा हो गया था, मैंने दो आंसर चेंज कर दिए, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। सबका सम निकाला तो देखो सबका सम तो अभी से ही 0 हो गया। 4 डिजिट में लिखना है ना इसको, 5 डिजिट नहीं लिखना चाहते तो 4 डिजिट में तो 0000 यानी कि 0 ही हो गया। क्लियर सारा कुछ। तो बाकी की जो प्रोबेबिलिटी बच गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 11, 12, 13, 14 से लेकर प्रोबेबिलिटी ऑफ 100 सक्सेस तक निकाल सकते हैं हम लोग, सारे आंसर 0 हो गए, ठीक है। तो ये हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की खासियत यही है कि शुरू में तो कुछ आंसर आ जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये आंसर लगातार डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, इतने डिक्रीज हो जाते हैं कि आखिर में तो सारे आंसर अप्रॉक्सीमेटली 0 ही बन जाते हैं। तो मैं वैसे आपको इसकी प्रॉपर्टीज में लिखवाऊंगा कि जैसे मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था कि ग्राफ कैसा बनता है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। देखो ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसके बाद ये नीचे आता है और फिर ये ऐसे करके बस लगातार डिक्रीज ही होता चला जाता है। अच्छा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टीज में दोबारा लिखवा दूंगा। अच्छा, इसको ऐसा ही बना ना, देखो शुरू में 0.1354 आया, फिर 1 में 0.2708 हो गया, ठीक है, 0.2708 हो गया। ये 0 वैल्यू थी, ये 1 हो गई, और हमने देखा 2 पर भी यही आंसर आ रहा है, तो इसका ग्राफ ऐसे करके बना। अच्छा, 2 पर भी सेम आंसर आया, फिर आप देखोगे 3 पर इसने डिक्रीज करना शुरू कर दिया 0.18, फिर ये 4 पर और डिक्रीज हुआ 5, 6, 7, 8, 9, 10 पर पहुंचते पहुंचते ये बिल्कुल ही, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा है इसको दिखाने के लिए, अदरवाइज ये बिल्कुल नीचे कर्व आ जाती है। अच्छा, और ड्रॉ करके दिखाता हूँ, रियलिटी में ये ऐसे करके ऐसे और ऐसे चलती रहती है। अच्छा, और मतलब ये वैल्यू इतनी छोटी हो जाती है कि अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर है। मैंने थोड़ा सा बीच में गैप रखा है, लेकिन वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, ठीक है, शो करने के लिए रखा है कि थोड़ा सा आंसर है तो सही, लेकिन हम उसे राउंड ऑफ करके 0 बना देते हैं। अच्छा, ठीक है, दैट इज द कर्व ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सारे आंसर देख लो आप लोग। मिटा दूं सारा, नोट कर लो जल्दी से।
अब हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। अच्छा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को शॉर्टकट में हम PD कहते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड वेयर n is very high, मतलब n approaches infinity, इतना बड़ा है, and p is very small, p की वैल्यू बहुत छोटी होती है, मीन्स p approaches 0, मतलब इतना छोटा है कि नेग्लिजिबल वैल्यू है, बट n into p is neither 0 nor infinity. Infinity means very large number, बट n into p की वैल्यू जो है ये ना तो 0 के इक्वल होती है और ना इन्फिनिटी। n into p is equal to m, where m is a constant number। n into p की वैल्यू आती है m के इक्वल, और m एक कांस्टेंट, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था 100 into 0.02, तो आपने देखा था n वेरी लार्ज है 100 और p की वैल्यू है 0.02 वेरी स्मॉल, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड m। ठीक है, और इसी m का यूज़ करके फिर हम सारी प्रॉपर्टीज निकालते हैं। हमारे फॉर्मूले में ना तो n आता है ना p आता है, सिर्फ m आता है। अच्छा, e raised to power minus m into m raised to power r upon r फैक्टोरियल। ठीक है, फॉर्मूला याद है सबको। Poisson distribution is suitable when we want to see the number of mistakes in a थिक बुक। थिक मतलब मोटी। ठीक है, एक मोटी बुक होगी तो नेचुरल नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा होंगे, तो जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं वो हमारा n हो गया, और नेचुरल है कि इसमें मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी, जनरली कम ही होती है ना। आप ही देख लो किसी बुक के अंदर अगर आप देखोगे कि मिस्टेक्स कितनी हैं तो नेग्लिजिबल होती हैं। एक पेज नंबर हमने 1 देखा तो कितनी मिस्टेक होंगी एक पेज पर। ठीक है, तो आंसर है कि एक पेज क्या 10, 15, 20, 25, 40, 50 पेज देख लोगे तो भी किसी एक पेज पर एक छोटी सी मिस्टेक आपको शायद मिलेगी, तो मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक इज वेरी स्मॉल, p अप्रोचेज 0 हो गया, इतनी छोटी है कि हो सकता है पूरी बुक में आपको कोई मिस्टेक ना मिले या हो सकता है मिले। और थिक बुक होने के कारण नंबर ऑफ पेजेस आर वेरी लार्ज नंबर, i.e. n अप्रोचेस इन्फिनिटी हो गया। तो अल्टीमेटली यही पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की खासियत है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर n बहुत बड़ा नंबर हो और p बहुत छोटा हो। तो ये कहाँ पर सूटेबल है, जब हम किसी थिक बुक में नंबर ऑफ मिस्टेक्स पता लगाना चाहते हैं। ठीक है, कि उसके कितने पेजेस में मिस्टेक्स आएंगी। क्लियर?
सारा नोट कर लो, फिर हम इसके आगे इसकी प्रॉपर्टीज सीखेंगे। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सीखने जा रहे हैं हम लोग। पहला, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि इसमें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस, 2 सक्सेस एंड सो ऑन। मीन्स वी कैन फाइंड probability of whole numbers only, means not suitable for probability of 1.25 सक्सेस एटसेट्रा। तो डेसिमल में आंसर नहीं निकाल सकते। आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, हमने प्रोबेबिलिटी 0 सक्सेस निकाली, 1 निकाली, 2 निकाली, तो कोई 1.5, 1.6, 1.8 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाली हमने? नहीं निकाली। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, Poisson distribution is univariate probability distribution। यूनिवेरिएट का मतलब है कि इसका सिर्फ एक ही वेरिएट है और वो है लैम्डा। तो मतलब अगर हमें क्वेश्चन में n की वैल्यू भी ना दी हो, p की वैल्यू भी ना दी हो, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट दिया है, दैट इज लैम्डा और दैट इज m, तो m की वैल्यू अगर हमें दे दी जाए तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज m। एंड द वेरिएट इज m only। थर्ड, probability of r success is equal to e raised to power minus m raised to power r और अपॉन में r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले देख सकते हो, फॉर्मूले में भी सिर्फ e की वैल्यू में हमें मालूम है कांस्टेंट है 2.718, r की वैल्यू मालूम है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वही लिख देना है। तो e, r और r तो कांस्टेंट है। अच्छा, बाकी क्या बचा? m। तो m की वैल्यू हमें सिर्फ क्वेश्चन में से देखनी है। ठीक है, और अगर हमें m मिल गया तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज m। इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिवेरिएट। तो इसी तरह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने सीखा था पहले, तो उसके बारे में हम कह सकते हैं कि दैट इज ए बाय पैरामीट्रिक। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज बाय पैरामीट्रिक या बाय वेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यूनिवेरिएट और यूनिपैरामीट्रिक एक ही बात है। अच्छा, यूनिवेरिएट आगे लिख देता हूं, और यूनिपैरामीट्रिक एक ही पैरामीटर है इसका, एक ही चीज चाहिए, दैट इज लैम्डा और m। मैंने बताया था आपको, इसको m भी कहते हैं और लैम्डा भी कहते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ प्रॉपर्टी है its mean is equal to n into p,
यानी दैट इज इक्वल टू m। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही था। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इट्स वेरिएंस इज इक्वल टू, तो पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस किसके इक्वल आता था, n इंटू पी इंटू क्यू, लेकिन इसके अंदर है ये n इंटू पी बस ओनली, तो यानी ये भी आंसर m आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसका मीन और वेरिएंस की वैल्यू इक्वल होती है और दोनों m के बराबर हैं, जो यही फॉर्मूले में यूज हो रहा है। अच्छा ठीक है। सिक्स्थ, स्टैंडर्ड डिविएशन n इंटू पी का रूट, यानी कि m का रूट आ जाएगा। क्लियर? राइट वाला पोर्शन मिटा रहा हूं, जरा नोट कर लो सारा। सिक्स के बाद सेवन्थ प्रॉपर्टी है इसकी, इट्स mod is always less than or equal to mean। आठवां, मॉड इज इक्वल टू, अब देखते हैं होता क्या है, मॉड की वैल्यू क्या होती है। अच्छा, मॉड may be unimodal और बाइमॉडल, जैसा पहले सीखा था हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो पता कैसे चलेगा कि एक ही मोड है या एक से ज़्यादा हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इंटू पी। n इंटू पी की वैल्यू हमने निकाली, तो जैसे उसमें आपको याद होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n प्लस वन इंटू पी की वैल्यू निकालते थे हम, लेकिन इसमें n इंटू पी। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, ठीक है। इफ इट इज n इंटू पी इज ए होल नंबर, जैसा पहले आया था, और n इंटू पी इज नॉट ए होल नंबर, i.e. इन डेसिमल और फ्रैक्शन। डेसिमल या फ्रैक्शन में आ गया और यहाँ होल नंबर में आ गया। तो अगर होल नंबर में आया तो दैट विल बी ए केस ऑफ बाई मॉडल, और अगर डेसिमल या फ्रैक्शन में आया दैट विल बी ए केस ऑफ यूनी मॉडल। फ्रैक्शन या डेसिमल में आया तो एक मोड होगा, और इंटीजर्स में आया, होल नंबर में आया पूरा पूरा, तो बाय मॉडल। अब आगे देखते हैं, इफ n इंटू पी इज होल नंबर, थोड़ी जगह नहीं थी तो इसलिए नेक्स्ट लाइन में लिखवा रहा हूं, देन mod विल बी इक्वल टू n इंटू पी एंड n इंटू पी माइनस वन। तो मोड की वैल्यू n इंटू पी और n इंटू पी माइनस वन, दो आंसर आ जाएंगे। सपोज n इंटू पी की वैल्यू आई है 2, तो मोड बन जाएगा 2 एंड 2 माइनस 1 1, 2 एंड 1, दो मोड आ जाएंगे। तो इन दोनों का आंसर सबसे बड़ा होगा। तो आप चाहो तो पिछले क्वेश्चन में चेक करके देख सकते हो,
जिसमें n इंटू पी की वैल्यू 2 आई थी, तो उसमें एक तो 2 की वैल्यू हाईएस्ट थी और एक 2 माइनस 1, 1 की वैल्यू हाईएस्ट, दोनों इक्वल थे, बिल्कुल हाईएस्ट वैल्यू बिल्कुल इक्वल थी। ठीक समझ आ गया? आगे देखते हैं। और इफ n इंटू पी इज not a whole number, then mod will be equal to greatest integer less than n इंटू पी। तो n इंटू पी से जितने भी छोटे इंटीजर्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल n इंटू पी की वैल्यू आई है 3.74, तो देयरफॉर मॉड विल बी इक्वल टू 3। तो 3.74 से जो छोटा, 3.74 से छोटे तो बहुत नंबर हैं, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और इनमें जो सबसे बड़ा है ग्रेटेस्ट 3.74 से छोटे इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा है नेचुरल है, दैट इज 3, तो मॉड विल बी 3। ठीक समझ आ गया सारा कुछ? तो ये थी हमारी 8th प्रॉपर्टी। और अब मैं जरा लेफ्ट वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखना है, नोट कर लो पहले आप लोग। चलो एक छोटी सी प्रॉपर्टी यहीं लिखवा देता हूँ। 9th प्रॉपर्टी है इसकी, इफ पी आर इज गिवन then we can find the value of PR plus 1 as follows। तो जैसा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आया था कि अगर हमें PR की वैल्यू गिवन है तो PR plus 1 हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इस इतने बड़े फॉर्मूले की ज़रूरत भी नहीं है, और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ R plus 1 विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ R, यानी इससे पहले वाला आंसर, R plus 1 निकाल रहे हैं तो इससे पहले R आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ R इंटू M डिवाइडेड बाय R plus 1, दैट्स ऑल। कोई फैक्टोरियल नहीं, कोई पावर नहीं, कोई e की वैल्यू नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो बस आप सिर्फ P0 की वैल्यू इससे निकाल दो एक बार, पहली बार, तो 0 के बाद 0 plus 1 यानी 1 की वैल्यू के लिए ये वाला नया फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फिर 1 का आंसर आ जाएगा, तो उस 1 के आंसर का यूज़ करके 1 plus 1 2 का आंसर आ जाएगा। फिर 2 का आंसर आ जाएगा तो 2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 2 plus 1 3 की वैल्यू आ जाएगी, एंड सो ऑन। इसी तरह से हम सारे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ R plus 1 फाइंड करने का फार्मूला। अब इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी है और मैं आपको यहाँ लिखवाऊंगा। अच्छा, मिटा दें सारा कुछ। टेंथ प्रॉपर्टी है इसकी, द ग्राफ ऑफ Poisson distribution
इज एज फॉलोज। कैसा होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ? मैंने पहले बना के दिखाया था आपको। तो ये देखने में आपको लग रहा होगा थोड़ा सा ऊंचा है, लेकिन ये इतना छोटा होता है कि नेग्लिजिबल आंसर होता है। दैट इज द ग्राफ ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इस तरह से होती है, और दिस इज ऑल्सो नॉन एज पॉजिटिवली स्क्यूड। दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड। तो ये 10 प्रॉपर्टीज थी इसकी, जिनकी हेल्प से हम इसके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाया और इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी लिखवा दी। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने प्रॉपर्टीज़ में डाली नहीं, वो पहले ही बता दी थी। एक बार और यहाँ भी बता देता हूँ। पहले बता चुका हूँ एक बार कि इसमें n अप्रोचेज इन्फिनिटी होता है, p अप्रोचेज 0 होता है, बट n इंटू पी इज इक्वल टू m होता है। अच्छा, ठीक है, n इंटू पी की वैल्यू 0 या इन्फिनिटी नहीं आती, वो m के इक्वल है, एंड दैट इज ए कांस्टेंट नंबर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे नया डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके।